उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ता ठंड का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आगामी दिनों में कोहरे से ढके रहेंगे पहाड़। 5 और 6 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट। साल 2025 को सीएम धामी ने बताया उत्तराखंड के लिए रजत वर्ष। कहा 2025 नए संकल्प लेते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का साल होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 2025 के पहले दिन ही 6 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने दिए आदेश। उत्तराखंड में 2025 की शुरुआत पर जमकर छलके जाम। 14 करोड़ की शराब पी गए लोग। देहरादून नैनीताल में सबसे ज्यादा बिक्री। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हर दिन बढ़ रही गर्मी। 2 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस नेता। निकाय चुनाव को लेकर और भी ज्यादा तेज हुई तैयारियां। खटीमा में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक रहे मौजूद। देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में सैलानियों के आने के बाद भी नहीं हो रही कोई परेशानी। उत्तराखंड में शीतलहर के चलते अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। मरीजों में ज्यादा बूढ़े बच्चे शामिल। और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही स्थानीय पुलिस। ऊधम सिंह नगर में यूपी मूल के तस्कर से 1 किलो अवैध स्मैक की बरामद। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सना। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं और बता दें आपको निकाय चुनाव से बड़ी खबर, जहां पर देहरादून निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। जांच में कई नामांकन पत्र निरस्त किए गए। नगर प्रमुख के 2 अध्यक्ष पद के 32 नामांकन रद्द हुए। सभासद पद के लिए 168 नामांकन पत्र निरस्त किए गए। बड़ी खबर आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर नगर प्रमुख के 2 अध्यक्ष पद के 32 नामांकन रद्द हुए। इसी के साथ सभासद के लिए 167 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। देहरादून निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इसी के साथ जांच में कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए हैं। सभासद के लिए 168 नामांकन पत्र निरस्त हुए। इसी के साथ नगर प्रमुख के 2 और अध्यक्ष पद के 32 नामांकन रद्द हुए हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ता ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आगामी दिनों में कोहरे से ढके रहेंगे पहाड़। 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना भी जताई गई है। हरिद्वार देहरादून में पड़ेगा भारी कोहरा। नैनीताल में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। 5 और 6 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट रहेगा। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आगामी दिनों में कोहरे से पहाड़ ढके रह सकते हैं। 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ हरिद्वार देहरादून में भी भारी कोहरा देखने को मिल सकता है। नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ 5 और 6 जनवरी की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है।
और चलिए देहरादून से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को छुट्टियों पर आ रहे पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा है कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। और चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां के रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का हिंदुओं के खिलाफ वायरल ऑडियो का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वायरल ऑडियो को लेकर वर्तमान विधायक से लेकर सभी हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यहां तक कि रुद्रपुर के वर्तमान विधायक शिव अरोरा ने तो ऐसे व्यक्ति को फांसी देने और हिंदू समाज से बहिष्कार किए जाने तक की बात कह डाली। वायरल ऑडियो को लेकर गुस्साए लोगों ने पूर्व विधायक का पुतला भी फूंका है। और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कह रहे 95% हिंदू गद्दार होते हैं, इन्होंने हिंदुओं की पीएचडी कर रखी है। ऐसे तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट का हम क्या करेंगे जो हमें ही गाली देते हैं। ऐसे का हम पुरजोर विरोध कर देते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भाजपा में जाए कि कांग्रेस में जाए, अगर कोई भाजपा वाला भी हिंदुओं के खिलाफ गाली देगा तो हम उसका ही पुरजोर विरोध करेंगे। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में है क्या भाजपा में। हम हिंदू रक्षा संगठन है और इसका हर तरह से विरोध करेगा, चाहे यहाँ चाहे ऊपर तक जाके प्रशासन से इसके कार्रवाई करवाएगा। इसके लिए हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से इनकी ऑडियो वायरल हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की अगर ये लोग हरकतें करेंगे तो हम इनको अपनी कॉलोनी में घुसने भी नहीं देंगे वोट मांगने लिए। जिस तरह से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी बनकर हमारे सामने आए हैं, ऐसे हमारे यहाँ अगर वोट मांगने आएंगे तो हम इनको वापस भगाएंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे चुनाव में हरा के। एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की आवाज में ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हिंदू समाज गद्दार होता है, हिंदू समाज धोखेबाज होता है, हिंदू समाज एहसान फरामोश होता है और हद करते हुए हिंदू समाज को वो कहते हैं कि 95% हिंदू समाज की औलाद होता है। और फिर ये भी कहते हैं कि हिंदू समाज की महिलाएं और उनका चारित्रिक हनन करते हुए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई सुन नहीं सकता, सुनते ही रूह कांप जाएगी। इस प्रकार का हिंदू समाज की महिलाओं के लिए वो उनका चारित्रिक करते हुए और उस ऑडियो में इस तरीके का बातें करते हैं, निश्चित रूप से हिंदू समाज का अपमान है। ये हिंदू समाज जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक गर्व महसूस करता है, वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा स्पष्ट मानना है ऐसे मनोरोगियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और चलिए अब उत्तराखंड के निकाय चुनाव की बात करते हैं, जहां के उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन वापस होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी अपने रूठे कार्यकर्ताओं का नामांकन वापस कराने में लगी है। इसी की जिम्मेदारी संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय विधायकों और कैबिनेट मंत्री को दी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और उसके कार्यकर्ता भी पार्टी के सभी आदेशों का पालन करते हैं। किन्हीं कारणों के चलते कुछ लोग पार्टी से रूठे हैं, उन्हें भी मना लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, मुझे बताते खुशी है कि जो संकेत हमको प्राप्त हो रहे हैं, लगभग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो इच्छुक थे टिकट के, लेकिन टिकट का निर्णय नहीं हुआ। मैंने
हमारे संगठन से भी कार्यकर्ताओं से वार्ता की है और सायंकाल तक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी लगभग सभी स्थानों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों के पक्ष में सब लोग नामांकन वापस ले लें और उसके परिणाम से आज सायंकाल तक आ जाएंगे। अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार है कि लगभग कल 25 की संख्या जो निकल कर आई थी वो ठीक उससे भी कम की स्थिति में हम कल तक ले आए थे। बातचीत हमारी हो चुकी थी। 8-10 लोगों के से हमारी आज वार्ता प्रातः काल से चल रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सायंकाल तक संभवतः पहले 7% या 90% तक लोग अपना नाम वापस ले लेंगे। देखिए, पार्टी संविधान में व्यवस्था है और जिसकी सदस्यता होगी पार्टी के अंदर वो फिर पार्टी को नामांकन वापस दे देते हैं और पार्टी के वो सक्रिय सदस्य हैं तो उनको भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना हमारी मजबूरी होगी। और मैंने अपील भी की है, लगातार 2 दिन मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ताओं अपील भी की है कि अनेकों अवसर खुलते हैं सत्ता में, हमें केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जिले में सरकार, नगर पालिकाओं में सरकार, हर व्यक्ति के लिए रास्ते बनेंगे। इसलिए पार्टी विरोध में किसी व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो फिर हमको उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करने की तैयारी और प्रचार प्रसार का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को लेकर जगह जगह से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, जिसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये एक सकारात्मक और बेहतर संकेत है। चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंच रहे हैं। इसी के साथ सीएम धामी ने यात्रा की शुरुआत को लेकर जैसा सोचा था ठीक उसी तरह शीतकालीन यात्रा का क्रियान्वयन हो रहा है। उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से काफ़ी उसमें प्रचार प्रसार किया, तो उसका बड़ा अच्छा देखने को परिणाम मिल रहा है। और कल नए वर्ष पर भी नरसिंह देवता, ओंकारेश्वर महादेव और मुखवा में और खरसाली में काफ़ी भीड़ रही और साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस समय प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसी के साथ शीतकाल के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिसे प्रदेश प्रशासन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यात्रियों के आने से पहाड़ों में चहल पहल भी बनी हुई है। क्या सुझाव है? बैठक भी हमारी होनी है, एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे, आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और चलिए अब खबर पौड़ी से आ रही है, जहां की पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी से बगावत कर प्रियंका थपलियाल, बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और हिमानी नेगी ने निर्दलीय नामांकन भरा है। हालांकि उनके नामांकन को लेकर बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि वो अपने रूठे कार्यकर्ता को मना रही है, जिससे बीजेपी परिवार एकजुटता से पार्टी के लिए काम करेगा। वहीं
दूसरी ओर बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी प्रियंका थपलियाल का कहना है कि पौड़ी की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो निर्दलीय के रूप में नगरपालिका के चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही बीजेपी की बागी हिमानी नेगी का कहना है कि जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दिया है उसे कोई नहीं जानता, अन्य किसी को टिकट दिया जाता है तो हम पूर्ण रूप से उसका समर्थन करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में आई हूँ। पौड़ी की जनता और पौड़ी के लोगों से मेरी एक ही अपील रहेगी कि जैसे मैं हर कार्यक्रम में हर जगह पे, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र है, हम पौड़ी वाले हैं, पौड़ी नगर हमारा है, तो हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान था कि युवा सोच, युवाओं के बारे में और महिला सशक्तिकरण, और मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन हूँ शायद इस चीज़ का, एक युवा भी हूँ और एक महिला भी हूँ। तो मेरा यही है कि अगर मैं पार्टी से अलग होकर अगर मैंने अपना नामांकन किया है तो उसमें मुझे ये लगा है कहीं ना कहीं कि मुझे इसमें पौड़ी पे आना चाहिए। पौड़ी में ये जो मौका है, पौड़ी में ये जो सोच है, इस सोच को जो मैं अपने विजन के साथ यहाँ पौड़ी में कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या मेरा विजन है, क्या मेरी सोच है, उसके बीच में पौड़ी में आके मैं नगर पालिका अध्यक्ष के एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में जरूर आई हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार जनता इस बात पे सोचेगी और मेरे को अपना प्यार देगी। मैंने खुद ही इसका जवाब दे दिया है कि इस तरह की अफवाह चल रही है, तो अफवाह शब्द ही इसका जवाब है कि अफवाहों पे भरोसा मत कीजिए, वो समय और दिमाग दोनों खराब करती है। प्रियंका थपलियाल पौड़ी के लिए उठी है, पौड़ी में काम करेगी, पौड़ी में रहेगी, पौड़ी की ही हूँ मैं। और अफवाह के बाद तो मैं क्या बोलूँ, अफवाह पूछोगे तो अफवाह का अफवाह ही मिलेगा। पहले मैं आज पूरे देश को जो है नया साल की जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ये चुनाव मंडाण में मेरे बुला, आज हम 11 वार्डों में हमें तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब इतनी तारीफ तो आप कर रहे हैं। तो जनता के बीच में मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ा कंडोला देवता को आज भी नए साल में मैं साक्षी मानते हुए आज उनके मंदिर से फिर ये फूल लेके आए। अरे इन नए साल में मैं जो प्रत्येक घर में जो प्रसाद के रूप में हम इन फूलों को वितरित कर रहे हैं। और यही हमारा जो ये प्रयास है कि हमारे खून पसीने के फूल हैं और एक न एक दिन भगवान के घर में ज़रूर न्याय होगा और हमको जो है कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं यही कहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व रहे, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री जी हो, विधायक जी हो, शायद उन्होंने मेरे पे जो है विश्वास न जताया हो। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही और 1994 से मैं हमेशा इस पार्टी को मैंने अपने बच्चों की तरह सींचा है। और आज मतलब जो है उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। तो मैं तो कहती हूँ कि सबसे जनता का जो आदेश होगा वो सबसे सर्वोपरि होगा। और आपने सही कहा कि मैंने आज केवल एक उत्तराखंड आंदोलनकारियों की मांग नहीं, सबसे पहले मैं एक 6 दिन की जेल में रही आंदोलनकारी हूँ। और उत्तराखंड जब सारे ऑफिस यहाँ से नजीमाबाद चले गए थे तो उत्तराखंड के उन ऑफिसों के लिए हमने भी आंदोलन किया था। और 11 दिन तक मैं रोशनाबाद में जेल में रही। मैं एक 2006 में 6 और 7 में तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित हूँ। वो हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो आज स्कूटी है ना, अभी तो कल का दिन है, परसों का दिन है। वो घर का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। हर आदमी का अपना दावेदारी करने का हक है। और उन्होंने भी अपना आवेदन किए हैं, अपना नामांकन किया है और हक भी है। कल परसों वो वापस आएंगे, घर वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। की तैयारी थी हमारे, ऐसा बहुत जोर शोर से नामांकन होना था। डोर डमो पूरे 11 वार्डों से हमारे लोगों ने आना था। परंतु क्या हुआ कि थोड़ा हम लोग जरा आस्था की ओर भी चलते हैं, तो मतलब थोड़ा जनपद दिखाई तो बड़े, मतलब ये है कि विधायक जी को मैंने फ़ोन किया तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी और विधायक जी कल परसों शाम को आए। कल वो कहीं मैच में चले गए थे। उसके बाद आज सुबह मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कार्यालय के जब उद्घाटन हमने किया तो वो आज भी कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं कल से आऊँगा। मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले हाउस टैक्स की ही है, क्योंकि हाउस टैक्स जो है वो कोई किसी मानक से, किसी पैमाने से नहीं दिया जाता आज तक। तो बायलॉज के अनुसार पूरी तरीके से माफ करके जो हाउस टैक्स है वो भेजा जाएगा। दूसरी पार्टी का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि अपना भाजपा से मैं उम्मीदवारी में थी और मेरे को नहीं मिला टिकट, तो लेकिन खाली मेरे को ही नहीं मिला है, और भी हैं 3-4 प्रत्याशी जिनको कि नहीं मिला और सभी लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है। तो एक तरह से विरोध ही है, तो इस वजह से नॉमिनेशन किया। इसका जवाब मैं खुद नहीं देना चाहूँगी, ये जवाब जो है वो समय देगा। समस्याएं तो काफ़ी हैं और जो है अगर मैं गिनाने लगूँगी तो उसकी गिनती नहीं रहेगी। तो
प्राथमिकता के हिसाब से जो जिस तरह से हमारा काम करने का तरीका चलता जाएगा उस तरह से समस्याओं को। और बात चमोली की करते हैं। चमोली के गमशाली में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 5 पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे, जिसके चलते उन्हें परेशानी उठानी पड़ी है। पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उनकी गाड़ी को भी बर्फ हटने के बाद मौके से लाया जाएगा। दीदी हम लोग ऋषिकेश से आए हैं। मेरा नाम आशीष है, तो छोटा भाई सूरज है, गुजराती जी हैं, राहुल भाई हैं और हमारे साथ राघव भाई हैं। हम लोग 27 तारीख को यहाँ पे आए थे। उस दिन बर्फ़बारी थी, तो उस दिन हमने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा बर्फ़बारी जैसे ही रुकेगी तो आप लोगों को रोड की सुविधा या रेस्क्यू जो भी होगा हम लोग करेंगे। 27 तारीख हमने इंतज़ार किया, 28 को भी इंतज़ार किया, 29 तारीख को मौसम खुला। हमने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद वहाँ से जवाब ये आता है कि आप हमें बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं जी। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने दूसरी जगह के नंबर निकाले, जोशीमठ के, चमोली के कुछ अधिकारियों के, ताकि वहाँ तक हमारी बात पहुँच सके, उन्हें पता चले कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हमने संपर्क किया ITBP वालों से, जो कि थोड़ी दूरी पे थे। तो उन लोगों ने हमें हर चीज़ का आश्वासन दिया कि आपको खाना पीना रहना हर चीज़ मिल सकती है सिवाय लाइट के और नेटवर्क के। तो हमने कहा चलो ये भी कोई बात नहीं, हम बस जिंदा रहें, यहाँ पे सुरक्षित रहें, सब कुछ हमें मिल रहा है। पर समस्या ये थी कि जब हमारी बात हुई बड़े अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि रोड यहाँ से चालू हो गई खुलने के लिए। ये चीज़ बोलते बोलते आज 3 से 4 दिन हो गए हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं है जो कि इतना समय लगे आने में। 4 दिन से हमें सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है गाड़ी मल्लारी पहुंच गई है, मल्लारी पहुंच गई है। मल्लारी से ऊपर कोई सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 कंपनियां काम करती हैं और दोनों का यही जवाब है कि सारी गाड़ियाँ नीचे ही काम कर रही हैं। बंदे फंसे ऊपर हैं, आप काम नीचे कर रहे हो। कम से कम हमें वहाँ तक तो पहुँचाया जाए जहाँ तक आप सेफ जोन है। और वहीं उत्तराखंड में 2025 की शुरुआत पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पर्यटकों ने छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हुए जमकर जाम छलकाए, जिससे प्रदेश आबकारी विभाग को खासा फायदा भी हुआ। 2025 की शुरुआत पर केवल उत्तराखंड में 14 करोड़ 26 लाख की शराब की बिक्री हुई है। उत्तराखंड सरकार ने भी छुट्टियों के जश्न को धूमधाम से मनाने के लिए और राज्य के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई छूट भी व्यापारियों को दिए थे। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को 24 घंटे खुले रहने की छूट दी गई थी, जिसका असर रेवेन्यू पर साफ देखने को मिला है। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान का समय पास आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में तनातनी और गर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर बुधवार को दिन भर नगर निगम में तनातनी का माहौल बना हुआ रहा। 2 वार्डों से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने से भड़के कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। बता दें, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। देर शाम 2 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। एक आदमी पर आरोप लग रहा है कि आप जहां पर रहते हैं उसमें आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा है,
एमडीडी ने नोटिस दिया। वो कह रहा है कि संपत्ति मेरी नहीं है भाई, मैं किराया। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख मार्गों पर 54 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर यातायात के दौरान कभी भी आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि NHIDCL, NH और BRO को इसकी सूचना दे दी गई है। उनके स्तर से कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि डेंजर जोन का सही से ट्रीटमेंट हो सके और आवागमन बाधित होने की स्थिति सामने ना आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर तमाम तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहा है ताकि प्रदेश में आने वाले दिनों में आपदा जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जोन हमारे प्रमुख मार्गों पर हमने लगभग 54 के आसपास हॉटस्पॉट ढूंढे थे, जहां पे आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्थानों की सूची NHIDCL को, NH को, BRO को दे दिया गया है। वो अपने लेवल पे परीक्षण कर रहे हैं। उसमें से अधिकांश में उनके द्वारा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और हमारा प्रयास है कि जो छोटे काम हैं जिनको हम जल्दी कर सकते हैं, इस वर्ष आपदा के पूर्व हम कर लेंगे। कुछ बड़े बड़े काम हैं जिसमें 2 से 3 साल तक समय लग सकता है। उसके लिए प्रस्ताव, बजट की व्यवस्था और बाकी चीजें विभाग। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।